आज इस चैप्टर का हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है त्रुटि। इस पर परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न आता है त्रुटियों के बारे में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आप कॉन्सेंट्रेट करके इसे पढ़ेंगे। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है बच्चों? आवाज कटके तो नहीं आ रही है? नहीं ठीक सर, है, बराबर आ रही। ठीक है। तो अगर हम बात करें त्रुटि की, तो त्रुटि को हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का जो वास्तविक मान होता है, भौतिक राशि का जो वास्तविक मान होता है और मापा गया जो मान है, उसका जो अंतर है उसको त्रुटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक जेब में 200 रुपए है, ठीक है, और एक जेब में 1 रुपया है। जब आपसे कोई आकर के पूछता है कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप उस 1 रुपए को 200 रुपए की तुलना में नेग्लेक्ट कर देते हो। उस 1 रुपए को नेग्लेक्ट कर देते हो और आप कहते हो कि 200 रुपए। तो एक्चुअल में वास्तविक मान तो 201 था, लेकिन आपने कितना बताया? 200 बताया। तो 201 और 200 का जो अंतर होगा उसे हम कहेंगे त्रुटि। ठीक इसी प्रकार से आपने देखा होगा सब्जी तोलने वाले को, जब आप उससे 1 किलोग्राम सब्जी तोल मांगते हो, तो वो दोनों पलड़ों को ठीक बराबर नहीं रख करके एक पलड़े को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखता है, यानी कि थोड़ी सब्जी आपको ज्यादा दे देता है। आप भी खुश हो जाते हो भाई ज्यादा सब्जी मिल गई, लेकिन वास्तविक रूप में वो 1 किलोग्राम तो नहीं थी। अब आपसे कोई पूछेगा कितनी सब्जी लेकर आए, तो आप कहोगे 1 किलोग्राम, पर वास्तव में उसका जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम से ज्यादा होगा। तो ये जो वास्तविक मान और मापित मान का, मापे गए मान का अंतर है, उसे हम कहते हैं त्रुटि। इसी में हम एक चीज और देखेंगे, वो है यथार्थता। यथार्थता का मतलब होता है कि कोई भी भौतिक राशि का जो मान है वो वास्तविक मान के जितना निकट होता है, जितना निकट होता है, यानी कि वास्तविक मान से, मान में और मापित मान में जितना कम अंतर होगा, हम कहेंगे ये मान उतना ही ज्यादा यथार्थ है, उतना ही ज्यादा सच्चा मान है, उतना ही ज्यादा सही मान है। और अगर इसमें अंतर ज्यादा हुआ तो हम कहेंगे कि ये कम यथार्थ मान है। इसी तरीके से एक शब्द और हम सुनेंगे, परिशुद्धता। ये तीनों शब्दों की परिभाषा इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आगे काम आएंगे। परिशुद्धता का मतलब होता है किसी भी भौतिक राशि का मान कितने छोटे स्तर तक मापा जा सकता है, किस सीमा तक मापा जा सकता है। जैसे आपको किसी ने एक, मान लीजिए, पत्थर दिया और आपको कहा कि भाई इस पत्थर को तोलो। आपने पत्थर को तोला, एक ने पत्थर को तोला और कहा कि ये तो 1 किलोग्राम का पत्थर है, ये तो 1 किलोग्राम का पत्थर है। दूसरे ने इसको तोला और उसने कहा कि नहीं, ये 1 किलोग्राम और 200, सॉरी, 1 किलोग्राम और ऊपर इसके 5 ग्राम पत्थर है। 5 ग्राम इसलिए उसने तोला क्योंकि उसके पास में 5 ग्राम से छोटा बांट नहीं था। एक और आया, उसने तोला तो उसके जो ये वजन आया वो आया 1 किलोग्राम और 6 ग्राम। पहले वाले के 5 ग्राम क्यों आया? क्योंकि उसके पास 5 ग्राम का बाट था, 5 के बाद में 10 ग्राम का बाट था, उसके पास में 6 ग्राम का बाट था ही नहीं। लेकिन इस व्यक्ति के पास में 1 ग्राम का भी बाट था, तो इसलिए इसने एग्जैक्टली तोड़ लिया। तो हम ये कह सकते हैं जितने ज्यादा छोटे स्तर तक मापा जा सकता है उसे हम उतना ही ज्यादा यथार्थ कहेंगे। अब जैसे मैं इसको लिखना चाहूं, मैंने मान लीजिए लिखी एक संख्या 1.432 और एक संख्या मैंने लिखी 1.4322, तो हम कहेंगे जो दूसरी वाली संख्या 1.4322 ये ज्यादा परिशुद्ध मान है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद में 4 संख्या तक, यानी और ज्यादा छोटे स्तर तक मापा गया। जबकि जो पहली संख्या उसमें पॉइंट के बाद में 3 ही संख्या तक मापा गया। तो दशमलव के बाद में जितनी ज्यादा संख्याओं तक मापा जाता है मान को, हम कहेंगे कि वो उतना ही ज्यादा परिशुद्ध मान है, उतना ही ज्यादा परिशुद्ध मान है। अब जैसे आप आलू लेकर आओ बाजार से, है ना, और आपने मान लीजिए 250 ग्राम आलू लिए, अगर उसमें आपको 2-3 ग्राम 4 ग्राम ज्यादा दे दिए आलू, तो भी आप ये नहीं कहोगे, कि भाई ये जो आलू है वो 253 ग्राम। लेकिन अगर इसी की जगह ये सोना होता तो ना तो वो आपको 2-3 ग्राम ज्यादा देता और ना ही आप इसको 250 ग्राम, 253 की जगह 250 ग्राम कहते हैं, आप इसे 253 ही कहते हैं, क्योंकि सोने के 3 ग्राम का मूल्य 15,000 के आसपास हो जाता। दीपक पुरोहित अपना माइक ऑफ करो, दीपक पुरोहित अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है कि उसमें कितनी त्रुटि है, दूसरा त्रुटि जो है उसके हिसाब से हम ये बता पाए कि वो मान कितना यथार्थ है, और तीसरा कि वो कितना परिशुद्ध है। अब त्रुटियों को जब हम बांटते हैं, अगर इनका हम वर्गीकरण करें तो इनके वर्गीकरण 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक कि गणितीय आधार पर वर्गीकरण किया जाए,
यानी संख्यात्मक आधार पर वर्गीकरण किया जाए, और दूसरा कि ये किस वजह से हो रही है उसके आधार पर किया जाए। तो जो त्रुटियां हैं वो जिस वजह से हो रही होती है उसके आधार पर यदि हम इसका वर्गीकरण करें तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि, और जो तीसरा है वो है स्थूल त्रुटि। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। और अगर गणितीय आधार पर हम इनका वर्गीकरण करें, संख्यात्मक आधार पर इनका वर्गीकरण करें, तो ये इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है निरपेक्ष या परम त्रुटि, दूसरा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा है आपेक्षिक त्रुटि, और तीसरा है प्रतिशत त्रुटि। ये जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है ये निरपेक्ष त्रुटि का ही एक भाग है। तो गणितीय आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, निरपेक्ष, आपेक्ष और प्रतिशत त्रुटि। और ये त्रुटियां किस वजह से हुई, इनको कैसे कम किया जा सकता है, इसके आधार पर भी इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रमबद्ध त्रुटि होती क्या चीज है। देखो, ऐसी त्रुटि, नंबर 1 बात कि जो एक बार हुई तो जब तक उसे सुधारा नहीं जाएगा, उसकी वजह को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक वो लगातार एक ही दिशा में होती रहेगी। अगर वो धनात्मक हो रही है तो धनात्मक ही होती रहेगी, अगर वो ऋणात्मक हो रही है तो ऋणात्मक ही होती रहेगी। एक उदाहरण ले रहा हूं मैं। मान लीजिए कि एक तराजू आपके पास थी, ठीक है, इन तराजू के दोनों पलड़ों में आपने कोई सामान रखा। एक पलड़े का जो द्रव्यमान था वो था मान लीजिए 500 ग्राम, और दूसरे पलड़े का जो द्रव्यमान था वो था 502 ग्राम। ठीक है, 502 ग्राम, 2 ग्राम का अंतर था, इसलिए आपको पता नहीं चला। अब आपने मान लीजिए कि इस वाले पलड़े में जो 500 ग्राम का था, इसमें 1 किलोग्राम का एक बांट रख दिया। ठीक है, और दूसरी तरफ आपने कुछ सब्जी रख दी या कोई वस्तु रख दी, शक्कर रख दी, और आपने इसको बैलेंस कर लिया। तो जब आप बैलेंस करोगे तब क्या होगा, बैलेंस करोगे तब इस पलड़े का कुल भार और दूसरे पलड़े का कुल भार बराबर होना चाहिए। तो पहले पलड़े का कुल भार हो गया 1 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया, 1500 ग्राम। ठीक है, और जो राइट वाला पलड़ा है उसका जो द्रव्यमान है वो हो गया, वस्तु का द्रव्यमान अपन ने मान लिया x, और पलड़े का द्रव्यमान 502। अब अगर आपको वस्तु का द्रव्यमान निकालना है तो 502 को दूसरी तरफ ले जाओ। यानी हम कहेंगे कि अगर मैं कोई 998 ग्राम की वस्तु रख दूं, कितने ग्राम की, 998 ग्राम की, तो ये बैलेंस हो जाएगी। लेकिन जब भी आप इसको लोगे तो इस वस्तु को किसी को दोगे तो आप इस बांट के हिसाब से क्या कहोगे कि भाई ये वस्तु कितनी है, 1 किलोग्राम की, लेकिन वास्तव में कितने की थी, 998 की। यानी जब भी इस तराजू से आप तोलोगे तो 2 ग्राम कम आएगा, 2 ग्राम कम आएगा। और अगर आपने बांट को राइट में रख दिया और वस्तु को लेफ्ट में रख दिया तो 2 ग्राम ज्यादा आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी त्रुटि है जो लगातार चलती रहेगी जब तक कि हम इस वस्तु की इस त्रुटि में कोई सुधार नहीं कर दे। तो क्रमबद्ध त्रुटि कौन सी त्रुटियां होती है, ऐसी त्रुटियां जो एक ही दिशा में लगातार तब तक आगे बढ़ती हैं जब तक कि उन्हें सुधारा नहीं जा सके। अब ये जो त्रुटियां होती है ये भी, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहली यंत्रगत त्रुटि, और ये क्यों बांटा गया है कि इनके उत्पन्न होने का कारण क्या है। दूसरी है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, और तीसरी है व्यक्तिगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि का मतलब क्या है, ऐसी त्रुटि जो यंत्र की बनावट की वजह से हो रही है, यंत्र की बनावट की वजह से हो रही है, उसके निर्माण की वजह से हो रही है, वो त्रुटियां जो है उनको अपन कहते हैं यंत्रगत त्रुटि। ठीक है, अब जैसे उदाहरण में ले रहा हूं, मान लीजिए आप सबने देखा होगा दूध नापने वाले के पास में ऐसा एक गिलास होता है जिसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है। ये गिलास 500 ml का है। ठीक है, थोड़े दिनों तक वो इस गिलास को काम में लेता है, काम में लेता है, काम में लेता है, और इसके बार बार गिरने के कारण ये जो गिलास है वो कुछ इस आकृति का हो जाता है, नीचे से इस आकृति का, ये कुछ इस आकृति का हो जाता है। नीचे से ये जो पेंदा है इसका, जिसको तल कहते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है। अब मुझे ये बताओ कि इस वाले गिलास में जो कुछ दिनों बाद में गिरने की वजह से हो गया और जो प्रारंभ में आया था गिलास, अगर इन दोनों से आप दूध को नापोगे तो बराबर आएगा क्या, बराबर आएगा क्या, बराबर नहीं आएगा ना। तो ये जो त्रुटि होगी, वास्तविक मान तो अपन क्या कह रहे हैं भाई 500 ग्राम,
लेकिन वास्तविक मान तो कुछ और है और जब हम नाप रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। तो ये त्रुटि किसकी वजह से हुई है? यंत्र की वजह से हुई है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? यंत्रगत त्रुटि। अब जैसे आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर है, ठीक है, अब मान लो इस स्पीडोमीटर की जो सुई है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जावे, है ना, और वो आगे नहीं बढ़े, कभी कभी खराब भी हो जाती है, आपने देखा होगा, वो वायर निकलने की वजह से खराब हो जाती है। तो जब आप गाड़ी को चलाते हो तो वो स्पीड कितनी बताता है? स्पीड बताता है 0। वो क्या बताता है? स्पीड 0। और स्पीड 0 बताता है तो इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन गाड़ी तो चल रही है। तो ये जो त्रुटि वो किसकी वजह से हुई है? ये यंत्र की वजह से हुई है। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले तराजू का उदाहरण लिया, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले तराजू का उदाहरण लिया, उस तराजू के उदाहरण में भी जो त्रुटि थी वो किसकी वजह से थी? यंत्र की वजह से त्रुटि। तो ऐसी त्रुटियों को अपन कहते हैं यंत्रगत त्रुटियां। ऐसी त्रुटियों को हम क्या कहते हैं? यंत्रगत त्रुटियां। और चूंकि ये भी एक बार हो गई तो लगातार बार बार चलती रहती है, इसलिए इनको हम कहते हैं क्रमबद्ध यंत्रगत त्रुटियां। ये ज्यादातर इस वजह से होती है कि जो विभिन्न पैमाने अपन ले रहे हैं उनके शून्यांकों का मिलान नहीं कर रहे। अब जैसे बचपन का ही आपको एक उदाहरण दूं कि आपको कोई लाइन की लंबाई नापने के लिए कहते थे, तो आपके पास में क्या होती थी? एक स्केल होती थी। स्केल होती थी बच्चों। स्केल में क्या होता था कि आप देखते हैं बहुत सारी लाइनें होती हैं, और ये लाइनें जो होती है बराबर दूरी पर। मान लो कि स्केल बनाते समय किसी ने ये गड़बड़ कर दी कि ये जो लाइनें बनाई वो बराबर दूरी पर नहीं बनाई, ठीक है, बराबर दूरी पर नहीं बनाई। ये लाइनें कुछ ऐसे बना दी कि 1 सेंटीमीटर दूरी तो इतनी बना दी और 2 सेंटीमीटर यहां बना दिया। अब आप जब भी इस स्केल से नापोगे तो 1 सेंटीमीटर से बड़ी जितनी भी लंबाइयां नापोगे वो सारी की सारी गलत आएंगी, क्योंकि इसमें बराबर दूरी पर नहीं बनाई हुई है। तो ये जो त्रुटि है वो किसकी वजह से हो रही है? यंत्र की वजह से हो रही है, इसलिए अपन कहते हैं इसको यंत्रगत त्रुटियां। इसके साथ ही आपके पास में मान लीजिए आपके पास में मान लीजिए कि कोई बाह्य कारक है, उस बाह्य कारक के कारण कोई त्रुटि अगर अपन देखना चाहें तो किसी भी वस्तु में भौतिक राशि का जब अपन मापन करते हैं तो बाह्य कारक हो सकते हैं, जैसे ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, वायु का वेग हो सकता है, आर्द्रता हो सकती है, इसकी वजह से भी त्रुटि होती है। अब जैसे आपके घरों में मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक, आपने देखा होगा दुकान में इलेक्ट्रॉनिक तराजू होती है, ठीक है ना, अगर वो तराजू मान लो सोना तोलने की हो, तो आप कभी सुनार के पास में गए हो बच्चों? देखा किसी ने सुनार के पास में? हाँ सर, देखा। हाँ सर। ठीक है। अब सुनार के पास में आपने तराजू देखी होगी, वो ऐसे खुले में रखी हुई रहती है कि एक बॉक्स के पास, बॉक्स के अंदर बंद रहती है? बॉक्स के अंदर बंद रहती है। बॉक्स के अंदर बंद बॉक्स के अंदर बंद रहती है ना। और जब बॉक्स के अंदर बंद रहती है तो बॉक्स के अंदर जब बंद रहती है तो बॉक्स के अंदर बंद क्यों करते हैं? कोई बता सकता है मेरे को? सर अगर ये क्या होगा सर? अगर बॉक्स के अंदर बंद क्यों रहती है, कोई बता सकता है क्या मुझे? सर वो अगर हवा चलेगी तो उसका भी वजन आएगा ना सर। वेरी गुड। हवा चलेगी तो हवा के दाब के कारण, वायु के दाब के कारण उस पर जो भार आपको दिखाई देगा वो गलत दिखाई देगा। तो ये जो गड़बड़ है वो किस वजह से हुई है? ये गड़बड़ किस वजह से हुई? वायु के दाब की वजह से हो गई। वायु के दाब की वजह से हो गई। तो ये जो त्रुटि है वो किस वजह से हुई है? बाहरी कारक की वजह से हुई है। तो इस तरह की त्रुटियां जो बाहरी कारक, जैसे ताप है, दाब है, ठीक है, आर्द्रता है, इनमें परिवर्तन की वजह से होती है, ऐसी त्रुटियों को अपन कहते हैं, ऐसी त्रुटियों को अपन क्या कहते हैं? बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। एक और उदाहरण ले रहा हूं, आपने कभी, बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो त्रुटियां इसमें तो आवाज से ही समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत करो, फोटो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, पर आ जाएगी, थोड़ी देर वेट करो, आज इसमें प्रॉब्लम चल रही है ऐप में। खैर मैं वापस आता हूं अपनी बात पर। दूसरी एक और उदाहरण मैं ले रहा हूं, आपने देखा होगा, खैर अब तो नहीं नापते, लेकिन पुराने समय में क्या होता था, अब भी कई डॉक्टर्स तो नापते, ताप नापते हैं। तो ताप मापी को क्या करते थे? जीवा के नीचे, यानी अपनी जीभ के नीचे रखते थे, जिससे शरीर के अंदर का ताप अपने आ सके, और मुंह को बंद करवा देते थे। अब अगर मान लीजिए कि आप उस समय मुंह को खुला रखो तो क्या होगा? अंदर वायु प्रवेश करेगी। अगर वायु का तापमान कम है तो वो जो टेम्परेचर उसमें दिखाई देगा वो कम दिखाई देगा, ठीक है ना, वो टेम्परेचर क्या दिखाई देगा? कम दिखाई देगा। और अगर आप मुंह को बंद रखोगे तो वो सही टेम्परेचर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये किस वजह से हुई? बाहरी ताप में परिवर्तन की वजह से हुई है। तो बाह्य कारकों में परिवर्तन के कारण जो त्रुटियां होती है उसको अपन कहते हैं बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। तीसरे प्रकार की जो त्रुटि है
वो है व्यक्तिगत त्रुटि। ये जो व्यक्तिगत त्रुटि है वो इस प्रकार की त्रुटि होती है जो व्यक्ति के अनुभव के कारण, अनुभव में जो कमी होती है उस कमी की वजह से जो त्रुटि होती है उसको अपन कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि, या पूर्वाग्रह के कारण जो त्रुटि हो जाती है। जैसे व्यक्तिगत त्रुटि में अपन ये भी ले सकते हैं कि उस व्यक्ति को कार्य करना नहीं आता, इंस्ट्रूमेंट को उपयोग में लेना नहीं आता। जैसे बचपन में आपने देखा होगा, आपको एक लाइन की लंबाई नापने के लिए कहते थे तो आपके पास स्केल होती थी। स्केल में शुरुआत में एक लाइन होती थी, ये 0 वाली लाइन होती है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारी लाइनें बनी होती है, 1 सेंटीमीटर होता है। तो बचपन में आपको दिक्कत क्या आती थी, आप ये नहीं समझ पाते थे कि ये जो लाइन है इसको स्केल के प्रारंभ से नापना है कि ये जो पहला निशान है इसके प्रारंभ से नापना है। ठीक है, ऐसे ही आपने दूध वाले को देखा होगा, दूध वाला जो है उसके पास में जो नपना गिलास होता है, अगर उसकी डंडी टूट जाती है तो वो क्या करता है, उस गिलास के अंदर अपनी उंगलियां डाल देता है। अब उंगलियों की वजह से क्या हो गया, उतना दूध कम आएगा। या मान लीजिए दूध नापते समय उसने उसको तेजी से भरा तो उसमें झाग आ जाएंगे, तो झाग की वजह से दूध क्या होगा, कम नपेगा। तो पूर्वाग्रह की वजह से या व्यक्ति के जो अनुभव की कमी है, उसको यंत्र को उपयोग में लेना नहीं आता है, उसकी वजह से जो त्रुटि होती है उसको अपन कहते हैं बाह्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटियां। उसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटियां। तो ये जो तीनों त्रुटियां हैं ये क्रमबद्ध त्रुटि हैं। इनको जब तक नहीं सुधारा जाएगा, यानी व्यक्ति को जब तक इंस्ट्रूमेंट को काम में लेना नहीं आएगा तब तक ये त्रुटि खत्म नहीं होगी। जब तक यंत्र को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक ये त्रुटि खत्म नहीं होगी। जब तक बाह्य कारकों को अनुपस्थित नहीं किया जाएगा तब तक ये त्रुटि खत्म नहीं होगी। और इसीलिए जो सुनार होता है वो बाह्य कारक वायु के प्रभाव से बचने के लिए उस तराजू को एक बॉक्स में रख करके और तोलता है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये जो क्रमबद्ध त्रुटि है मेरे ख्याल में अब समझ में आ गई होगी। दूसरे प्रकार की जो त्रुटि है वो है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि जो है ना, इसमें एक खास बात यह है कि ना तो इसके होने के कारण का कोई पता है कि ये क्यों हुई है, और ना ही ये पता है कि ये कितनी होगी। ये कभी भी ज्यादा हो सकती है और कभी भी कम हो सकती है। जब कारण का ही नहीं पता तो निवारण कर सकते हो क्या? नहीं कर नहीं। सकते सर। कारण का नहीं कर सकते ना। नहीं। इसको कम कैसे करें, इसको कम कैसे करें भाई, ये त्रुटि तो हो गई तो कम तो करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 से ज्यादा बार पाठ्यांक लेंगे। 1 से ज्यादा बार पाठ्यांक लेंगे। मान लो आपने 5 बार रीडिंग ले ली, 5 बार प्रेक्षण ले लिया, तो 5 बार प्रेक्षण लेने पर क्या होगा, एक बार मान लो 0.1 गलत आया, दूसरी बार थोड़ा उससे कम आया, तो जितनी ज्यादा बार प्रेक्षण लोगे और उसका एवरेज ले लोगे तो ये त्रुटि कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी कभी भी। ये त्रुटि कभी भी खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी। तो इस त्रुटि को कम करने के लिए 1 से अधिक बार प्रेक्षण लिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों यादृच्छिक त्रुटि वो कैसी है, रैंडम का मतलब ये है कि कैसे होगी नहीं पता, कब होगी नहीं पता, कितनी होगी ये भी नहीं पता। कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है। किस वजह से हुई, कभी एक वजह से हुई, कभी दूसरी वजह से, कभी तीसरी। ना आपको वजह पता, तो वजह भी आपको नहीं पता है, कितनी होगी ये भी आपको नहीं पता है। तो कम करने का केवल एक उपाय है कि आप 1 से ज्यादा बार पाठ्यांक लें और उनका एवरेज ले लें। एवरेज ले लेंगे तो क्या होगा, ये त्रुटि थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसीलिए प्रयोगशाला में आपको ये प्रेक्षण करवाए जाते हैं, तब 1 से ज्यादा बार प्रेक्षण लिए जाते हैं। क्योंकि प्रेक्षण लेते समय, प्रयोग करते समय अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि मेरे से त्रुटि हो रही है तो आप उसको ठीक कर लोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा तो उसको कैसे ठीक करें। इसलिए ज्यादा बार प्रेक्षण लिए कि भाई एक बार त्रुटि हो गई होगी तो दूसरी बार नहीं होगी, दूसरी बार होगी तो तीसरी बार कम होगी। तीसरी प्रकार की जो त्रुटि होती है वो होती है स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि उन त्रुटियों को कहते हैं जो व्यक्ति की असावधानी के कारण तो होती है, लेकिन ये बड़ी संख्या में होती है, बड़ी मात्रा में होती है। ऐसी त्रुटि को अपन कहते हैं स्थूल त्रुटि। जैसे कि आप कोई पाठ्यांक पढ़ रहे हो और आपको पाठ्यांक जो था वो पढ़ना था 2.1, ठीक है, 2 के बाद में पहली लाइन पर था, लेकिन 2 से 3 के बीच में जो लाइनों की संख्या थी वो टोटल 5 ही थी। अब हमेशा आप देखते हो 2 से 3 के बीच में तो 10 लाइनें यानी 1.1 के बराबर हो गई, पर ये वाला जो आपने उपकरण काम में लिया इसमें 5 ही लाइन थी, तो 5 लाइन जो है वो एक लाइन 2 के बराबर हो जाएगी, इसलिए आपको उसको 2.2 पढ़ना चाहिए था और आपने 2.1 लिख दिया, तो ये गलती हो गई। किसी ने
आप एक व्यक्ति के साथ में प्रैक्टिकल कर रहे थे, उससे आपने पूछा कि बताओ कि अभी जो पाठ्यांक आया वो कितना आया, उसने कहा कि 3.2, आपने 3.2 की जगह 2.3 लिख दिया, यानी सुनने की वजह से गड़बड़ हो गई, पढ़ने की वजह से गड़बड़ हो गई, आपने लिखा, लिखते समय त्रुटि हो गई, गणना की उस समय त्रुटि हो गई, आपने कोई उपकरण को काम में लिया उसका समायोजन नहीं किया। मान लीजिए आपके किराने की दुकान है, आपके घर में जो तराजू है, उस तराजू पे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक तराजू में माइनस में आ जाता है आजकल, उस माइनस को हाँ। आपने जीरो नहीं किया और तोल दिया, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो त्रुटि हो जाएगी। तो ये त्रुटि क्यों हुई है? आपको प्रैक्टिकल करना आता था, आपका यंत्र भी सही है, लेकिन भूलवश ये त्रुटि हो गई, और इसलिए इस त्रुटि को हम क्या कहेंगे कि ये व्यक्तिगत कारणों से तो हुई है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करते, हमें अनुभव की कमी नहीं है, हमसे ये भूलवश हो गई है। तो कुछ ऐसी त्रुटियां है जो भूलवश हो रही है, सुनने में गलती के कारण, पढ़ने में गलती के कारण, लिखने में गलती के कारण हो रही है, या बड़े स्तर के कारण, या असावधानी के कारण हो रही है। ऐसी त्रुटियों को अपन कहते हैं स्थूल त्रुटि या ग्रॉस एरर। और इनको करने का भी एक ही उपाय है कि आप किसी भी पाठ्यांक को एक से ज्यादा बार लें, और लिखते समय आप ये ध्यान रखें कि पूरी सावधानी से उस पाठ्यांक को लिखा जाए। तो ये 3 प्रकार की त्रुटियां आपने देखी बच्चों। अब जो त्रुटियों का प्रकार है वो है गणितीय आधार पर, और गणितीय आधार पर ये जो प्रकार है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रकार है निरपेक्ष या परम त्रुटि। इसको परम त्रुटि भी कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। और इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी आप किसी भौतिक राशि का मान मापें, तो भौतिक राशि के मापित मान और वास्तविक मान का जो अंतर होता है उसका परिमाण, भौतिक राशि के मापित मान और वास्तविक मान का परिमाण, अंतर का परिमाण। अब जैसे मान लीजिए आपने एक भौतिक